उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 अप्रैल को कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना की, जिसे पार्टी न्याय पत्र कहती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसी नीतियों का संकेत देता है जो देश के लिए खतरनाक हो सकती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो बातें हैं वो ऐसी बातों का संकेत देती है जो देश के लिए खतरनाक हो सकती है। कांग्रेस के सैम पित्रोदा का बयान सभी ने सुना है। जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी में मुसलमानों को अनुचित लाभ दिया, आरक्षण मन में संदेह पैदा करता है। यह विरासत करके भी बात कर रहा है जो एक खतरनाक संकेत है। कांग्रेस कह रही है कि वे देश में लोगों की संपत्ति का एक्सरे कराएंगे। वे 3 तलाक को वापस लेने को भी बात करते हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। सरकार भ्रष्टाचारियों द्वारा जुटाई गई संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अगर आम आदमी के मेहनत की कमाई को छीनने का प्रयास किया जाएगा तो बसपा इस स्वीकार नहीं करेगी। देश में राजनीति को तालिबानी बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत करता है। चूँकि कांग्रेस का इतिहास इस पूरे मामले में हमेशा संदिग्ध रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये मुद्दे प्रासंगिक हो जाते हैं। कांग्रेस के एक सलाहकार के रूप में सैम पित्रोदा, उनका वक्तव्य सबने पढ़ा। जो विरासत टैक्स की बात कांग्रेस कर रही है, यह भी एक खतरनाक इशारा है। विरासत जो बाप दादों की कमाई है, उसका आधा ये लोग हड़प लेंगे। 3 तलाक की कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त किया, ये कहते हैं हम फिर से लागू करेंगे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा जो सहयोगी है वह 2024 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान चल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा निर्वाचन क्षेत्र से बसपा उम्मीदवार ओम बिरला ने कोटा में अपना वोट डाला। दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे समाप्त होगा। नतीजे 4 जून को घोषित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चल रहे मतदान के बीच मथुरा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और अभिनेत्री से नेता बनी हेमा मालिनी ने कहा कि यह पहले चरण से 100% बेहतर है। यह अब तक अच्छा चल रहा है। यह पहले चरण से 100% बेहतर है क्योंकि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ तक कि मैंने व्यक्तिगत रूप से लोगों से बाहर आकर मतदान करने की अपील की है और लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए बाहर आ रहे हैं। मुझे पूरी यकीन है कि सब कुछ अच्छा होगा। हम वैसे ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन के साथ हम 2 गुना अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, हेमा मालिनी ने कहा है। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। पहले फेज से ये बेटर डेफिनेटली 100% अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोग भी बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं और जनता भी बहुत ही आ रही है बाहर, और हमने भी पर्सनली अपील भी किया है सबसे। सो दे आर ऑल कमिंग वेरी वेल, सो आई एम वेरी श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। मैम, दोनों तरफ गठबंधन है, आप गठबंधन में सामने का कितना फायदा मिल रहा है आपको गठबंधन का? गठबंधन का बहुत अच्छा फायदा है, उनका आने से और भी अच्छा होगा। हमारा वैसे भी अच्छा था, लेकिन गठबंधन से 2 गुना एक्स्ट्रा और भी बेटर। अपोजिशन क्लेम कर रहा है कि ये सीट इस बार वो जीत रहा है। हाँ, अपोजिशन क्लेम कर रहे हैं कि इस बार ये सीट वो जीत रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने 26 अप्रैल को केरल के तिरुवनंतपुरम में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उनके बेटे अनिल एंटनी पतनामथिट्टा से कांग्रेस को एंटनी और सीपीआई के उम्मीदवार थॉमस इसाक के खिलाफ बसपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि 2024 के आम चुनाव के लिए केरल के सभी 20 लोकसभा सीटों पर मतदान शुक्रवार सुबह 7 बजे शुरू हुआ। राज्य के 20 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं 194 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला 2.77 करोड़ मतदाता करेंगे।
ईरान के साथ व्यापार करने वाली 3 भारतीय समेत 1 दर्जन कंपनियों पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। ईरान इजराइल के बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया। अमेरिका ने ईरानी सेना की ओर से अवैध व्यापार और यूएवी ट्रांसफर्स के सुविधा के आरोप में 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों, लोगों और जहाजों पर बैन लगा दिया है। अमेरिका द्वारा लगाए गए बैन कंपनियों की लिस्ट में 3 भारतीय कंपनियां भी शामिल है। एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि इन कंपनियों, व्यक्तियों और जहाजों ने यूक्रेन में रूस के वार के लिए ईरानी मानव रहित हवाई वाहनों की गुप्त बिक्री को सुविधाजनक बनाने और फंडिंग करने में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत की 3 कंपनियों पर लगाया बैन। इस मामले में भारत की सहारा थंडर को मुख्य अग्रणी कंपनी के रूप में पहचाना गया है, जो इन कोशिशों के समर्थन में ईरान की कमर्शियल एक्टिविटीज के देखरेख करती है। सहारा थंडर का समर्थन करने के लिए जिन 3 भारत आधारित कंपनियों पर बैन लगा है वो जेन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी अर्थ शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। क्या है आरोप? रूस और वेनेजुएला ट्रेजरी के मुताबिक ईरानी आर्मी यूनिट सहारा थंडर एक बड़े शिपिंग नेटवर्क पर काम करती है, जो ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड आर्मड फोर्सेस लॉजिस्टिक्स की तरफ से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कई न्यायालयों में ईरानी वस्तुओं को बिक्री और शिपमेंट में शामिल है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह भी कहा गया कि सहारा थंडर ने कुक आइलैंड्स फ्लैग जहाज के लिए भारत की जैन शिपिंग और पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाइम चार्टर्ड कॉन्ट्रैक्शन किया है। इनका मैनेजमेंट और संचालन संयुक्त अरब अमीरात स्थित सेफ सीज शिप मैनेजमेंट FZE द्वारा किया जाता है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 26 अप्रैल को यानी आज लोकसभा चुनाव बड़े अंतर से जीतने का भरोसा जताया। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 1986 से हैदराबाद में बीजेपी को हरा रही है और इस बार भी AIMIM उन्हें हरा देगी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, हम 1986 से बीजेपी को हरा रहे हैं, लोग उन्हें हरा रहे हैं, अल्लाह हमारा पक्ष ले रहे हैं, मुकाबला पार्टी से है और हम इस बार भी उन्हें हराएंगे। हैदराबाद में बीजेपी जो महिला उम्मीदवार है तीर धनुष का जो इस्तेमाल कर रही है, उससे किस तरह की टक्कर मान रहे हैं आप? अरे देखिए, हम 1984 से बीजेपी को हरा रहे हैं, जनता हरा रही है, अल्लाह हमारे को मदद कर रहा है, तो पार्टी से मुकाबला है। इस बार भी इंशाअल्लाह बड़ी जहाँ जहाँ हमारी बहन हम जाएंगी, जाने की कोशिश करेंगे। आगरा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी का पंच प्राण का संकल्प है, जिसका उद्देश्य भारत में उपनिवेशवाद को खत्म करने और सम्मान देना है। हमारे देश की विरासत दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है, जो भारत विरोधी मानसिकता के साथ खड़ा है। उन्होंने आगे कहा, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का पंच प्राण का संकल्प है, जिसके उद्देश्य भारत में उपनिवेशवाद को खत्म करना और हमारे देश की विरासत का सम्मान करना है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जो साथ खड़ा है और एक भारत विरोधी मानसिकता, जिसका इतिहास देश से गद्दारी का रहा है, जिसका इतिहास समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का है। एक आह्वान किया था, एक और प्रधानमंत्री मोदी जी का पंच प्रण का वह आह्वान, जो भारत के अंदर गुलामी के अंशों को समाप्त करने और विरासत का सम्मान करने के आह्वान के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रत्येक भारतवासी को जुड़ने के लिए आह्वान करता है और उसके साथ एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का आह्वान करता है। तो बहनों और भाइयों, दूसरी ओर भारत के प्रति नफरत की भावना के साथ खड़े हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए वे सभी लोग भी हैं, जिनका इतिहास देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है, जिनका अतीत देश के अंदर जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का रहा है, और जिनको जब भी सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने के साथ ही
गरीबों के हकों पर भी डकैती डालने का कुत्सित प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में गांधी भाई बहन के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी राजनीतिक दल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी कई दलों पर दबाव होगा। अगर चुनाव हो तो हम सबको लड़ना चाहिए, क्योंकि हम गठबंधन में हैं। अगर मुझे उन्हें सलाह देनी है तो मैं उनके साथ बैठ सकता हूँ और इस पर चर्चा कर सकता हूँ। आप तो कन्नौज से लड़ रहे हैं, आप तो मैदान में हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके जो एलाई है कांग्रेस पार्टी वो भी रायबरेली और अमेठी से चुनाव में आए? देखिए, मैं किसी दल के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मुझे लग रहा है जो आपकी और हमारी बातचीत हो रही है कि बहुत से दलों पे अब दबाव बनेगा। और स्वाभाविक है, राजनीति में अगर इलेक्शन आया तो हम सबको लड़ना चाहिए। लेकिन मैं किसी दल के बारे में नहीं कह सकता। राहुल गांधी जी तो आप एडवाइस नहीं, मैं एडवाइस नहीं कर, अगर मुझे एडवाइस भी करना होगा तो अब तो हम अलायंस में हैं, हम आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे, क्योंकि हमारे दोनों जगह विधायक हैं। 2 विधायक चोरी हो गए हमारे, कई विधायक चोरी हो गए। सोचो, बीजेपी की चोरी भी दे दो, क्या ईमानदार बनते हैं ये लोग। हमारे विधायकों की चोरी कर ली, और क्या चोरी की, क्या आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे? क्या लोकसभा का टिकट मिल गया उनको? पाटना के डीएसपी कृष्णा मुरारी ने 25 अप्रैल को कोतवाली थाना क्षेत्र के एक होटल में आग लगने की घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 से 6 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है। 5 से 6 लोग मर गए हैं, 30 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें अस्पताल भेज गया है। कृष्णा मुरारी ने कहा, 25 अप्रैल को पाटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोलंबर के पास एक होटल में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई है। आप देखिए, ये घटना पाल होटल से स्टार्ट हुई थी। जो आग जाने की घटना है वो 11 बजे के आसपास से घटना शुरू हुई है, और हम लोगों ने कुल मिलाकर के यहाँ पर 2-2.5 घंटा का ऑपरेशन चला, जो कि हम लोगों ने आग पर काबू पा लिया पूर्णतः। हम लोगों ने जो रेस्क्यू किया है, जो इस कुछ होटल्स में ठहरे हुए थे लोगों का, तो कुल मिलाकर के रेस्क्यू करने की संख्या जो 30 से ज़्यादा लोगों का हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। गंभीर रूप से जो घायल व्यक्तियों उसमें से जो थे 20 के करीब रहे, 15 के आसपास रहे हैं, जिसमें 7 लोग जो गंभीर रूप से घायल रहे हैं और बाकी लोग सामान्य रूप से घायल हैं, लेकिन उनको सबको हम लोगों ने पीएमसीएच भेज दिया है। कुछ लोग डेड बॉडी के रूप में यहाँ से जो लग रहा था प्राय मृत टाइप करके, तो हम लोगों ने उनको भेजा है। संभव है कि उनकी स्थिति बाद में खराब हो गई, उसमें से कुल मिलाकर के अभी तो जानकारी जो मिल पाई है